अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। हमारी जानिब से एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दौरान हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत से लोग जो है वो अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं दूसरों के साथ, लेकिन वहीं पर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना होता है लेकिन हम उस तरीके से नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम तो खुशियाँ मना रहे होते हैं लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा होता है। तो हम जो है वो अपने चैनल के तवसत से हमारी कोशिश यही है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाया भी जाए। बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें काम करते हुए नज़र आते हैं, उनको क्या मुश्किलात होती हैं, वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, ये सब कुछ वो भी आपके साथ शेयर करें। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, और आपको भी और तमाम देखने वालों को, आपकी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। मुर्तज़ा वहाब साहब चूँकि देख भी रहे हैं कि एमसीबी इनके अंडर है, तो ख़ास तौर पर जो बड़ी ईद पर मसाइल आते हैं वो ये होते हैं कि हम लोग जो है वो कुर्बानी कर रहे होते हैं, उसके बाद जो जगह जगह जो है वो हम अलाइशें हमें नज़र आ रही होती हैं और वो पड़ी रहती हैं और लोग जो है उस तरीके से ख्याल नहीं कर रहे होते, हम इदारों को उसका जो है वो निशाना बना रहे होते हैं। तो हमने सोचा है कि एक तो लाइटर नोट पर बात हो जाएगी और साथ ही साथ इस हवाले से भी, कराची के हवाले से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कॉमन सवाल बहुत से लोगों ने आपसे पूछा होगा, आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं? मैं अपनी ईद को ईद की तरह मनाता हूँ जिस तरह हर कोई बनाता है। नमाज़ पढ़ते हैं जाके अपने भाइयों के साथ, कज़िन्स के साथ, मामू के साथ, और बस फिर रूटीन की मसरूफियातें फैमिली के साथ होते हैं। बड़ी ईद पे थोड़ी सी, चूँकि आलाइशों के हवाले से काम, म्यूनिसिपल फंक्शन बड़ा मेजर है, तो बड़ी ईद में थोड़ी सी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शहर का राउंड लगाना पड़ता है, जो मसाइल हैं उनको देखना पड़ता है, जो काम हो रहा है उसको भी सुपरवाइज़ करते हैं, और जहाँ काम नहीं हो रहा होता उसके अंदर चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी ईद इज़ स्लाइटली मोर चैलेंजिंग, बट हमारी ईद में और आपकी ईद में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम थोड़ा ज़्यादा टाइम सड़क पर गुजार लेते हैं और बाकी लोग शायद घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बताइएगा कि सियासत वैसे शुरू से ही आपकी वालिदा भी सियासत में थी, लेकिन जब आप प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं थे सियासत में, उस वक्त की ईद में और इस वक्त की ईद में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम देखते हैं कि चांद रात को ही वो जो है ना शेड्यूल आ रहा होता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ेंगे, ये मिनिस्टर यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जैसा आपने बताया कज़न्स वगैरह के साथ, तो वो ईद कितनी डिफरेंस उसमें कितना है? नेचुरली पहले जब आप पब्लिक फिगर नहीं होते तो ना कोई आपको पहचानता है और ना आपको किसी चीज़ की परवाह होती है, तो कहीं पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। जो घर के करीब मस्जिद है हमारी, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। एक रूटीन बड़े अरसे से रहा है कि मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे मामू और हमारे कज़न्स, हम सब साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नाश्ता साथ करते हैं। तो अभी सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि नमाज के बाद जो नाश्ता होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, बिकॉज़ ईद के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया वाले आ जाते हैं, तो शायद वो नाश्ते में कोई आधा पौन घंटा, 1 घंटे का डिले आ जाता है। अदरवाइज़ नमाज के फ़ौरन बाद हम नाश्ता करते थे। इतना अदरवाइज़ कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ईद की छुट्टियां जब प्लान होती हैं, जब सरकार की तरफ से अनाउंस होती हैं, तो लोग देख रहे होते हैं कि आगे पीछे छुट्टियां आई हैं, ज़रा लंबी छुट्टियां आ गई हैं, कहीं चले जाएं। तो वो जो वेकेशन मोड आपका ऑन होता है फैमिली के साथ, वो आपका कब ऑन होता है? क्योंकि हमने देखा है कि आप हमें नज़र आ रहे होते हैं हर वक्त काम करते हुए। ब्रेक कब लेते हैं आप? ब्रेक भी कभी ना कभी मिल जाता है, लेकिन हाँ, ईद के ऊपर जो है वो जाना पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो ये वेदर फोरकास्ट देख के ट्रैवल करते हैं कि कहीं बारिश की तो कोई पेशबंदी नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें। बट कोशिश करता हूँ कि साल में वेकेशन वगैरह भी कर लिया जाए। लेकिन हाँ, पहले सियासत में आने से पहले या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले एक एडवांटेज था कि ईद की जो लॉन्ग वीकेंड टाइप की लंबी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, जैसे अभी 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो आप कहीं जा सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब जो है वो हमें सड़कों पर घूमना पड़ता है। अच्छा, आप जब से हम देख रहे हैं ईद की तमाम तर तैयारियां या ईद जिस तरीके से मनाई जाती है, जाते हैं मवेशी मंडी जाके ज़रा देखें? पहले भी नहीं जाते थे? बचपन में एक ज़माने में ना थोड़ा क्रेज़ होता था मंडी जाने का, तो उस ज़माने में गया, लेकिन कोई ख़ास क्रेज़ एज सच नहीं था। और जब से प्रोफेशनल लाइफ में काम वगैरह करना शुरू किया तो बिल्कुल ही चीज़ छोड़ दी है। तो जानवर वगैरह लाने हो तो वो कौन
किसकी जिम्मेदारी है? मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है समद, हम्म, स्कूल के ज़माने का दोस्त है मेरा, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। तो वो उसका ज़िम्मा उसके पास है। वो मतलब वो जानवर वगैरह वो देख रहा जी होता वो है जानवर देख के ला के वो अमानत हैंड ओवर करता है। फील है। अच्छा, तो इसके साथ साथ जैसे बारबेक्यूज का सिलसिला शुरू होता है, फैमिली गेट टुगेदर्स का सिलसिला शुरू होता है, तो बारबेक्यू में कुछ बना लेते हैं या बस खाते हैं? मुझे खाने का शौक़ है। बनाने का बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं बनाया? चाय बना सकता हूँ, फ्राई अंडा बना सकता हूँ, ऑमलेट बना सकता हूँ, चीज़ों को तल सकता हूँ, बट दैट्स अबाउट इट। दैट्स अबाउट इट। तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि जैसे तमाम तरह आप हम देख रहे होते हैं चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं फैमिली निगलेक्ट हो जाती है जब आप ज़्यादा काम पे फोकस करते हो, वो बैलेंस नहीं हो पाता, तो फैमिली की तरफ से कभी होता है कि बस अभी जो है वो हमारे साथ रहें या ईद बना लें, हमें भी टाइम दे दें? मैं अल्लाह इज़ बीन काइंड कि फैमिली बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। बेगम साहिबा हों, बच्चे हों, वो इस चीज़ को समझते हैं कि आपकी किसी ओहदे पर जब आप होते हैं तो सिर्फ उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होते, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो इतना कोई मेजर वो नहीं आता, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मेरी बेटी जो है ना वो फटक से कभी कभार कह देती है कि बाबा आप तंज कर देती है। हाँ, हो गया काम, अब बस घर वालों को भी टाइम दें। तो मुझे बताएं कि किस तरीके से फिर मैनेज करते हैं घर वालों को भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई कहे या ना कहे, लेकिन इंसान के जहन में तो होता है ना कि मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, इनको भी देना, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जितना भी मसरूफ़ हूँ, मैं घर 6:30 बजे आ जाता हूँ शाम को। वो इसलिए आता हूँ कि मेरे बच्चे 7:15 बजे सो जाते हैं, तो मैं कोई आधा पौन घंटा बच्चों के साथ मुझे उस वक्त मिल जाता है। उसके बाद कोशिश करता हूँ कि सैटरडे को कम काम करूँ और संडे को प्रेफरेबली जो है वो फैमिली के साथ रहूँ, कोई अपनी पॉलिटिकल मसरूफियत ना रखूँ। कोई दावत, कोई शादी वगैरह अगर होती है या खुदा न खास्ता कोई किसी की फौतगी हो जाए, दुआ के लिए जाना पड़े, अदरवाइज़ कोशिश करता हूँ कि संडे जो है वो घर पर रहूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये तमाम तर चीज़ें तो बता दी, अगर हम देखा जाए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे हमारे शोबिज़ में कहा जाता है कि लोग कैमरा के सामने बड़े फ्रेंडली होते हैं लेकिन पीछे उस तरीके से दोस्त नहीं होते। सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि ये कैमरा के सामने बैठ के जितना लड़ते हैं, पीछे उतने ही अच्छे दोस्त होते हैं। तो कौन से ऐसे दोस्त हैं आपके जो आपको लगता है आपकी पार्टी में हो, दूसरी पार्टीज में हो, जो आपको लगता है कि आपके अच्छे दोस्त हैं? अच्छा, मैं तो कैमरे के सामने भी नहीं लड़ता हूँ। हाँ, ये बड़ा बात का सवाल था। हाँ बड़ी काम पर्सनालिटी को जवाब देते, कोई कह भी रहा हो कुछ तो बड़े तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ दोस्त वगैरह होते हैं। दोस्ती है, मेरे तमाम जो सियासी कॉलीग्स हैं उनके साथ इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। मुझसे रिलेटिवली उम्र में बड़े हैं, सीनियर्स हैं मेरे, तो नेचुरली उस तरह की तो दोस्ती उनके साथ नहीं है, लेकिन उनसे गाइडेंस भी मिलती है, उनसे मशावरत भी होती है और उनके साथ मुलाकातें भी होती हैं। तो कोई ऐसा किसी एक को कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी रिलेशनशिप है। अच्छा, एक आप जैसे बैरिस्टर भी हैं, आप साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हैं, तो अगर आप ये दोनों ना होते तो क्या होते आप? मुझे खेलने का बड़ा शौक़ है, मैं क्रिकेट बहुत शौक़ से खेलता था, तो मेरे ख्याल में अगर क्रिकेटर हो जाता तो अच्छा होता। तो किसको, कौन है, किसको लगता है आप हमारी क्रिकेट टीम में कि बड़ा मतलब आइडलाइज करना हो, या आपको लगता है कि? मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फ़ैन था, मतलब मैं भी खुद लेफ्टी हूँ, तो वसीम अकरम वाज द आइडियल। या सईद अनवर साहब को मैंने उनकी बैटिंग जो है मुझे बड़ी पसंद थी। और आजकल की जो लॉट है उसमें? आजकल की लॉट में तो इस वक्त बड़ी मायूसी हो रही है। अगर मैं कहूँगा कि किसी को आइडलाइज़ करता हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। चलें, अच्छा बुरा वक्त हमेशा आता है, गलतियों से सीखना चाहिए। सब मायूस हैं उनकी परफॉर्मेंस से, बट क्या करें, वो हैं तो अपने ही, तो तस्हीह करनी चाहिए, चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। परफॉर्मेंस मुझे फ़खर ज़मान की बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज अग्रेसिव अटैकिंग स्टाइल है उनका। मुझे हारिस रऊफ़ का पैशन क्रिकेट के हवाले से बड़ा अच्छा लगता है कि एक हैप्पी गो लकी कैरेक्टर हैं। अब्दुल्ला शफीक अभी गो कैबी टीम में नहीं है, बट उसको मैंने बैटिंग करते हुए देखा, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ओवरऑल मैं सरफराज का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। मैं समझता हूँ वो एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटिंग माइंड है। अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे होते हैं क्रिकेट की, अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम तो कह रहे हैं ना कि हम हैं तो अपने ही सपोर्ट भी करना है हमने, लेकिन आपको लगता नहीं हमें अब आदत ही हो गई है सारी चीज़ों में, जब हमारे साथ बहुत ही बुरा हो जाता है कोई भी,
पाकिस्तान के हालात हो, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हो, कुछ भी हो जाए, आखिर में हम कहते हैं हाँ चलो सही है, कोई बात नहीं यार, अब तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आपको लगता है हमारा माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है कि अब कहीं ना कहीं तो इंसान कहता है ना यार बस। शायद दूसरा रास्ता मुझे बताइए ना। चले अगर पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? आप यूएस टीम को सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलियन को करेंगे, इंडियन टीम को करेंगे तो आप अपने को ही ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो पाकिस्तानी और अपने मुल्क से, अपने झंडे से मोहब्बत है, तो इसलिए कोई दूसरा चारा इस सिचुएशन में तो नहीं है। लेकिन हाँ, हालात के एतबार से मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमें सोचना चाहिए कि जो माजी की गलतियाँ हैं उनसे सीखें, ताकि अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकें। ये जो कंप्लेसेंसी है या ये जो आदत है कि हाँ यार ये तो निज़ाम ख़राब है तो ख़राब ही रहेगा, मैं समझता हूँ ये सोच दुरुस्त नहीं है। निज़ाम में ख़राबियाँ बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन निज़ाम को ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े हों, हमारे बच्चे दोस्त यार इस मुल्क में, इस मिट्टी में, तो फिर मैं समझता हूँ कोई बाहर से आके इस मुल्क को ठीक नहीं करेगा, हम ही को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए इस प्रीवियस ईयर की, पूरा जो साल रहा है, इसमें हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा कराची की सियासत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को तनकीद का निशाना बनाया गया वो आप है। तो मुझे बताइए कि ये जो तनकीद होती है इसको किस तरीके से लेते हैं आप? एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। तो वो नहीं होता। देखिए हाँ। मैं बताऊँ ना, आप हमारे बदकिस्मती के साथ जब कोई अच्छा काम होता है ना, वैसे मेरा पर्सनल ख्याल है कि इतनी ज़्यादा मुझ पर तनकीद नहीं हुई, मेरा अपना मानना ये है। वरना तो माजी में जिस तरीके से दूसरों का हाल होता था, तो मीडिया इज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मेरा अपना मानना ये है कि मुस्बित सोच होनी चाहिए। होता क्या है, हम कहते हैं जी हमने इस फलां सड़क बना दी, तो लोग उस पर जवाब नीचे लिखते हैं कि ये तो बना दी, इतने साल बाद क्यों बनाई है, या ये बना दी आपने, ये क्यों नहीं बनाई। अच्छा, वो कॉर्नोकॉर्पस दरख्त है, वो ना माहौल के लिए अच्छा है, ना उसके अंदर चिड़िया घोंसले बना सकती है, ना उसका साया है, ना कोई फल है, ना कोई फूल है। एक दरख्त है वो, जिसकी यूटिलिटी मुझे वैसे ऐसा नज़र नहीं आती। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपका जो वाटर टेबल है उसको ख़राब करता है, और आपका जो यूटिलिटीज़ का नेटवर्क है, पानी का, सेवरेज का, ड्रेन्स का, उसको वो पंक्चर करता है। तो अब हम हर कोई क्रिटिसाइज़ करता है उस दरख्त को, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती कि दरख्त को काटे जाके, क्योंकि इल्ज़ामात शुरू हो जाएंगे। तो मैं पिछले दिनों ये फ़ैसला किया कि भाई इसको काटें, और काट के जो हमारे लोकल दरख्त हैं, नीम हो, बरगद हो, मोरिंगा हो, गुलमोहर हो, बादाम हो, अमरूद हो, इनको लगाएं। तो लोगों ने कहा कि मैं टिम्बर माफिया का हूँ। तो अब ये बदकिस्मती के साथ बातें सबको करनी है, काम किसी को नहीं करना। तो मैं गुजारिश लोगों से ये करता हूँ कि जिसका जो काम है उसको काम करने दें। गलत काम करूँ बिल्कुल मुझे आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन हर चीज़ पर अगर आप कहेंगे कि रुक जाओ, काम ना करो, तो फिर तो मैं समझता हूँ जूं का तू रहेंगी चीज़ें। और शायद इस मुल्क का प्रॉब्लम ही यही है कि हम जूं के तू रह गए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा भी होता है ना मतलब आप सब, जैसे अगर एक इंसान है, जैसे मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, तो एक होती है ना तनकीद आप करते हो तो अगला बंदा ये सोच कर भी खामोश हो जाता है कि अच्छा यार चलो वो अपनी कैपेसिटी में काम कर रही है। लेकिन एक वो लोग होते हैं जिनका काम ही सिर्फ तनकीद करना है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, आप अच्छा कर लें, बुरा कर लें, तो फिर इंसान एक वक्त को आके सोचता भी है कि यार ये काम भी कुछ नहीं करता, तनकीद करता रहता है। मैंने कहा ना, मुझे तनकीद से भी नहीं करता, अब बॉदर नहीं करता। मैंने 9 साल हो गए हैं सियासत करते हुए। कोशिश करता हूँ कि दिन स्टार्ट करूँ, कि सोच के साथ स्टार्ट करूँ कि हाँ यार काम करना है, और दिन के अख्ताम में यही सोचो कि हाँ यार ये काम करने में कामयाब हो गए, और ये काम नहीं कर पाए तो उसको बाद में हम कर लेंगे। तो मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो तनकीद है वो मुझे इतना रोके ना। जहाँ वो तनकीद वैलिड है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ कि हाँ यार मेरी तसी हो सकती है, मेरी बेहतरी हो सकती है, मैं गलत चीज़ कर गया हूँ। लेकिन एज यू सेड कि जो लोग जिनका काम तनकीद करना है ना, वो यार वाली बातें पहले नहीं बनाई। अच्छा, कभी कभी इंसान, क्योंकि आपने खुद ही कहा ना कि मीडिया इज़ वेरी काइंड टू यू, मीडिया नहीं, बहुत से लोग भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी कोई ऐसा वियर्ड फैन मोमेंट हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ ऐसा हो गया हो और आप कह रहे हो यार ये कैसे हो गया? नहीं, अभी इतना मेरे ख्याल में
उस स्टेज पे नहीं आया हूँ। ये मतलब कहीं आप शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो, लोग आके टकरा जाएं, ऐसा तो पिक्चर्स मांग रहे हो, ऐसा तो खैर ये तो डेली रूटीन है, होता है। मतलब आपके साथ पिक्चर बनाने आए हो और उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन साहब कैसे हैं आप, इस तरह करके कुछ हुआ है कभी? लोगों को पता होता है? हाँ, लोग पहचान जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे यूँ देखते हैं। मैं पिछले दिनों आई थिंक ईद उल फितर से पहले मॉल गया हुआ था अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बेगम के साथ। तो हम कहीं बैठे शॉपिंग कर रहे थे, तो मैं छोटे बेटे के साथ खेल रहा था बाहर। एक कपल गुजरा, वो कपल गुजर के मुड़ के देखता है, वो मुर्तज़ा वहाब है। तो कहते हैं आप अकेले खड़े हैं इस तरह? तो मैं कहा, कहते हैं कोई आपके साथ सिक्योरिटी नहीं है। मैंने कहा यार ये जो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया ना पॉलिटिशियंस का और आवाम का, कि शायद पॉलिटिशियन जो है वो कहीं दूर खड़ा होगा या अलग होगा, ये नहीं होना चाहिए। हमें वी आर पार्ट ऑफ द पीपल। तो होती हैं इस तरह की चीज़ें, बड़ी मोहब्बत मिलती है लोगों से। चाहे आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, वो सेल्फी वगैरह और लोगों का प्यार, ये दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ये जैसे आपने बात की ना, ये तो पर्क्स हो गए कि लोग जानते हैं, फेम मिलता है, इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। वहीं कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो आप कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है, इंसान सोचता है कि यार इसकी वजह से ना मुझे नहीं होना चाहिए था सियासत में, वो वाला पॉइंट कौन सा है? मैं आपको बताऊँ, वो अभी बारिश हुई मार्च में शायद, तो नर्सरी पे एक जगह पे बहुत पानी खड़ा हुआ था। तो आई वॉज देयर माई सेल्फ ट्राइंग टू एड्रेस द सिचुएशन। तो एक साहब गुजरे, आराम से अपनी गाड़ी में बैठे हैं, एसी चल रहा है उनका, हम गर्मी में शराबोर हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना शीशा नीचे किया और कहते हैं देखा ये हाल है शहर का। तो कभी कभार अजीब लगता है कि यार ये मतलब हम काम कर रहे हैं, ये नहीं है कहीं बैठे हुए पकौड़े खा रहे हो, बारिश में एंजॉय कर रहे हो, फील्ड में है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर भी जब इस तरह की बेजा तनकीद होती है तो थोड़ी मायूसी होती है। बदतमीज़ी वगैरह अगर कोई कर जाए, जो मैं समझता हूँ बदतमीज़ी में एनी केस नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी मायूसी होती है उसकी। लेकिन एज आई सेड, जिनका जो काम है वो काम करते हैं, हमारा जो काम है हम अपना काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सियासत को एक साइड पे रखें, लास्ट कोई ऐसी सीरीज़ आपने देखी हो, लास्ट को मूवी आपने देखी हो जो आपको पसंद आई हो? मैं बहुत टीवी देखता हूँ। मैं रात को अपना दिन जो है रिलैक्सिंग पीरियड मेरा 1 घंटा होता है, मैं टीवी देखता हूँ और ग्रीन टी पीता हूँ। और आजकल मुझे नया शौक हुआ है वो चिली चिप्स खाने का, मसाले वाले हैं। तो रात को लेट नाइट में वो चिप्स खाता हूँ और ग्रीन टी पीता हूँ। मैं सिटकॉम्स देखता हूँ बहुत ज़्यादा, और उन सिटकॉम्स को मैं रिपीट करता रहता हूँ। तो मेरे कुछ सिटकॉम्स हैं जो बड़े पेटेंट हैं, फेवरेट, जैसे फ्रेंड्स हो गया, हाउ आई मेट योर मदर हो गया, 2.5 Men हो गया, या हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया। तो मैं इनको बार बार देखता हूँ। एक वो सीरीज़ है मिर्ज़ापुर, वो देखता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, फैसिनेट करती है। बाकी मूवी में आपको क्या फैसिनेट करता है? ज़बरदस्त, वो बड़ी मज़ेदार, जो रियल लाइफ आप कहीं जाएं तो ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ना आपको। तो YouTube ने, नेटफ्लिक्स ने और ये प्राइम ने थोड़ी ज़िंदगी आसान कर दी है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात एंटरटेनमेंट हो जाती है, इन्फोटेनमेंट भी हो जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख के बड़ा मज़ा आता है। मतलब आजकल काम भी इस तरीके का हो रहा है ना। अच्छा, ये अगर हम बात करें हमारी, वैसे तो हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट ही है। हाँ, मतलब वो तो जिस तरह रोज आप लोग कर रहे होते हैं वो भी एक तरीके की एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की, जिसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, आपको क्या लगता है, आपने को लास्ट पाकिस्तानी मूवी देखी हो? लास्ट पाकिस्तानी मूवी बड़ा ज़माना हो गया मेरे ख्याल में। मैंने मूवी देखी बहुत ज़माना हो गया है। मुझे एक्टर इन लॉ मैंने देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी, मज़ा आया था देखने में। इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। उसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने अभी कोई ऑफ लेट कुछ भी नहीं। मैं बड़े दिन बाद अभी रिसेंटली सिनेमा गया था अपने बच्चों के साथ एक मूवी देखने के लिए, वो थी इफ़, नाम था उसका। तो लास्ट मूवी मैंने वो देखी, बट इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अब सिनेमा नहीं जा पाता। अच्छा, ड्रामास देखते हैं? मतलब बेगम कह रही हो, मैं ड्रामा की खवातीन ज़रा शौकीन होती है, कोई ऐसा ड्रामा जो उनको हुक कर जाए, तो फिर शौहरों को या भाइयों को भी कह रही होती है ये देखो इसमें ही हो रहा है? नहीं, कभी भी नहीं। बेगम साहिबा जो हैं वो आई थिंक पढ़ती ज़्यादा हैं, वो उनको ये ड्रामे देखने का इतना शौक नहीं है।
ये अच्छी बात है, वरना खैर हमारी तो पाकिस्तानी खवातीन ड्रामास के बगैर नहीं रह सकती हैं। अच्छा, कोई फेवरेट एक्टर, हाँ पाकिस्तानी कोई फेवरेट एक्टर हो आपकी जिसका काम आपको बहुत पसंद हो? एज आई सेड, मैंने इतना सबको ही देख लेते हैं। मुझे हुमायूं सईद भी पसंद हैं, अदनान सिद्दीकी को भी देखा ही। हम जब बड़े हो रहे थे ड्रामे वगैरह उस ज़माने में ज़्यादा देखते थे। उस ज़माने में आपकी इतने टीवी चैनल्स भी नहीं थे ना। हाँ। तो आप क्या 8 बजे खबरनामे से पहले आप सारे वो जो ड्रामा चलते थे, 8 बजे ड्रामा आता था, 9 बजे खबरनामा आता था। हाँ, इस तरह का सीन था। और हसीना मुइन की जो ड्रामे हैं वो बड़े देखे बचपन में, फैमिली के साथ, नानी नाना अम्मी के साथ। तो उस ज़माने में शनाज शेख, मरीना खान, बड़ी वो इंटरेस्टिंग उनकी परफॉर्मेंसेज होती थी। आज की अगर हम आजकल की लॉट की बात करें, जो हमारी यंग एक्ट्रेसेस हैं, उनमें आप क्या लगता है आपको कि कौन ज़्यादा बेहतर है? पता तो होगा आपको, मैं आपको आसानी कर देती हूँ, 3 नाम दे देती हूँ आपको। यमुना ज़ैदी, साजिल अली, महविश हयात। इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो तो मेरे ख्याल में महविश हयात है। महविश हयात क्या कहते हैं? हानिया आमिर के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उसका तो नाम ही नहीं लिया आपने। नहीं लिया मैंने। अब यमुना ज़ैदी, आपने किसका नाम लिया? महविश हयात का। लेकिन यमुना ज़ैदी ने 3 बैक टू बैक हिट ड्रामास दिए। बट मैंने ड्रामे, एज आई सेड, जिंदगी में इतना ड्रामा है तो इसलिए नहीं देखता। पाकिस्तान में रहना ही एक ड्रामा। हाँ, लेकिन महविश हयात जो है उसकी मैंने मूवीज़ वगैरह भी देखी हैं। वो थोड़ा आई थिंक पहले ज़्यादा मशहूर हो गई थी, तो इसलिए शायद। सज्जल अली को मैंने अभी रिसेंटली, ड्रामा तो नहीं, एक क्या नाम है उनका, जो रोज़न के सिंगर थे, उनका कोई गाना है तो उसमें सज्जल अली आई थिंक इज द मॉडल। उसमें उसको सज्जल अली को देखा मैंने। क्या हुआ, कैसा लगी आपको? अच्छी है, प्यारी अच्छी, है, ज़बरदस्त है, काम अच्छा है, सज्जल अली का काम बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी पर एक फिल्म बने तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर प्ले करेगा उसको? मैं खुद एक्टिंग करना चाहूँगा ना, फिर उसके अंदर आप मुझे चांस दिलवा दें, मैं I'd love to act। एक्टिंग का क्यों नहीं, अभी हम एक्टिंग तो कर रहे हैं बैठ के। नहीं। हाँ, देखिए असल चीज़ तो होता है कैमरा शाय होना। कैमरा शाय तो आप थैंक्स टू मीडिया हम नहीं है, तो एक्टिंग शायद कर लें, ट्राई कर सकते हैं। बड़ा, ये वैसे आपने सही बात की, बड़ा मुश्किल होता है जब आप इस तरह किसी से बात करो ना, और आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक टाइम फ्रेम होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस कह लें, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जिनको पता होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब 9 साल हो गए हैं आपको, तो आप 9 साल से मेरे ख्याल से मीडिया ही फेस कर रहे होंगे जी। लेकिन कुछ लोगों के जहन में होता है, लेकिन वो फिर भी आपको इतने प्रिसाइज छोटे से जवाब देंगे कि बंदा कहता है यार मैं इससे क्या भी पूछ लूँ। तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिनसे आप बात करते हैं और आप कहते हैं यार ये क्या बात कर रहा है मुझसे, मतलब मैं इससे पूछ के आ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा है? अनॉय होते हैं आप? अनॉय होता हूँ, लेकिन देखें, ये पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सेक्टर का यही मैं समझता हूँ लर्निंग कर्व बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतनी सारी चीज़ें हम सीखने में कामयाब हो जाएं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी हम अभी सीख पाते हैं। बिकॉज जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जो इंगेजमेंट, इंटरेक्शन होती है आपकी, वो इतने डिफरेंट स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से होती है कि आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। तो उसमें हर तरह का पीस आता है। कुछ लोग हैं जो बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े रीजनेबल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बड़े अनरीजनेबल हो जाते हैं। बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लोगों को कैसे आप टैकल करते हैं? कोशिश करता हूँ पेशेंटली डील करूँ। और अगर आपका पेशेंस खत्म हो जाए? कभी कभार वो गुस्सा आ जाता है। क्या करते हैं गुस्से में? मैं डांट डपट कर देता हूँ। मेरे लिए बड़ा मशहूर है वो कि मैं हूँ गुस्से का तेज़, कि अगर साहब नाराज़ हो गया है तो वो, क्योंकि मैं मुनाफकत नहीं करता हूँ कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि जी जी कैसे हैं आप, ठीक हैं। अगर मैं लेट से कोई चीज़ नागवार गुजरी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात बता दूँ मैं कि मैं नाराज़ हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आपको क्या लगता है हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें मैं कुछ आपको नाम देती हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या उनमें बेहतर हो सकता है? पॉजिटिवली क्या बेहतर हो सकता है? सबसे पहले अगर हम नाम लें, आपने ये क्यों कहा कि बेहतर हो सकता है? क्या पता वो बेहतर हो ऑलरेडी? वो वाला एलिमेंट उनमें मिसिंग है। अच्छा। वो होता है ना, कभी कभी बिरयानी में नमक थोड़ा सा कम होता है, होती तो बिरयानी है। राना सनाउल्लाह साहब, पहले आप मुझे बताएंगे कि उसमें क्या चीज़ मिसिंग है? मैं तो नहीं, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है उसमें क्या मिसिंग है, मैं बता के। राना सनाउल्लाह साहब, क्या बताऊं उनके बारे में? कि उन आपको क्या लगता है कि उनमें कोई एक पॉजिटिव, एक अच्छी चीज़ और एक आपको लगता है ये बेहतर होने की ज़रूरत है? थोड़ा सा अच्छी चीज़ उनकी मेरे ख्याल में एक ये है कि वो बहादुर आदमी है।
उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी बुरा वक्त जेल काटी और उसके बाद इमरान खान के दौर में भी जेल काटी। तो मैं इस बात पे मैं कहता हूँ कि वो बहादुर आदमी। ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो उनकी मेरी वालदा, बल्कि राना सनाउल्लाह के बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे वालदा से। साद रफ़ीक बोलते बहुत अच्छा हैं, दबंग बोलते हैं। हाँ। बात करना उनको आती है एंड ही इज़ वेरी बोल्ड इन हिज स्टेटमेंट्स। शर्मिला फ़ारूकी। शर्मिला फ़ारूकी जो हैं वो शी नोज़ हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया। अच्छा, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अगर हम बात करें तो एक अच्छी चीज़, बिलावल साहब का जो सबसे बड़ा फीचर मैं समझता हूँ कि वो बहादुर हैं और कंपैशनेट हैं। मतलब गरीब आदमी की जो तकलीफ़ है, मिज़री है, परेशानी है, वो महसूस करते हैं। अच्छा, ये सवाल तो मैं कह रही हूँ, एक और सवाल मेरे जहन में है। लोग मोस्टली बात करते हैं क्योंकि हमारा काम रोज़ फील्ड पे उतरने का होता है कि चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारी है, अभी तो ज़िंदगी माशाल्लाह उनकी बहुत लंबी हो, अल्लाह करे, लेकिन लोग कहते हैं कि वो उस तरीके से मिसगाइड हो जाते हैं या किया जाता है, उनको हो नहीं जाते, वो मिसगाइड किया जाता है, या वो जो पाकिस्तान की, कराची की, सिंध की गरीब आवाम है उस तक वो कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि वो उनका लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट या वॉज वेरी डिफरेंट, और अभी जो है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है या वाकई, बिकॉज आप उनको ज़रा ज़्यादा क्लोजली जानते हो? तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करूँ ना, बिलावल साहब की गालिबन उम्र है 35-36 साल। मैं कह रही हूँ ना कि अभी तो गुजारी नहीं उन्होंने माशाल्लाह। उस 35-36 साल में 10 साल गालिबन पाकिस्तान से बाहर है, तो ये कहना कि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने बाहर गुजारी, मैं तो समझता हूँ यही एक गलत स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बार सैलाब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आए। आपको कभी ये मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी हुकूमत ने उन घरों को बनाने के लिए इक़दामात उठाए और उनको ग्रांट दी, उनको एड दी, उनको सपोर्ट किया। या आपको अब की बार जो 2022 में सूबाई सिंध के अंदर सैलाब आया, तो बिलावल साहब का 1 पॉइंट एजेंडा था। वो एज़ फॉरेन मिनिस्टर जब डिप्लोमेट से मिलते थे, फॉरेन लीडर से मिलते थे, डोनर ऑर्गेनाइजेशन से मिलते थे या हमारी हुकूमत से मिलते थे, एक ही चीज़ कहते थे कि मुझे ये जो गरीब आदमी जिसकी छत गई है ना, मुझे इसको आप छत दिला के दो। मतलब मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा बेंचमार्क है, जो मैं कहता हूँ ना कि उनको कंपैशन जो है वो उनके अंदर है, वो नज़र आता है। वो उसका सबूत ये है कि 21 लाख घर सूबाई सिंध के अंदर उनकी हुकूमत बना के गरीब आदमी को दे रही है, जो शो करता है उनकी कमिटमेंट टू ए कॉमन मैन। वो लोगों को कहते हैं कि आप उनको रोज़गार दिलाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि एक डिस्कनेक्ट है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत है। बहुत सारी चीज़ें उनको विरसे में मिली हैं और मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, उनके अंदर भी ये गरीब आदमी के साथ जो कंपैशन था बहुत एविडेंट था, जो हमने चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, तो वो उनको विरसे में भी मिली हैं। और मैं उनको जब पब्लिक में देखता हूँ तो वो नज़र आता है कि हाँ, यू नो, ही मीन्स एवरी सिंगल वर्ड दैट ही सेइंग अबाउट हमारे गरीब आदमी। अभी भी देखें ना, जो महंगाई है, गुर्बत है, उसके ऊपर बड़े खुल के वो बात करते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की सबसे बड़ी ख़ास बात है मेरी नज़र में पेशेंस। ट्रू। कि मतलब वो रिएक्ट नहीं करते हैं। उनका सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग फ़ीचर ये है कि वो एक बैलेंस्ड आदमी है और उनके अंदर जो बर्दाश्त है वो बहुत ज़्यादा है। और चूँकि बर्दाश्त है उनके अंदर, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और जब वो रिएक्ट नहीं करते तो जो भी फ़ैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ अब तो तारीख़ इस बात को मानती है कि पॉलिटिकली मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा एस्ट्यूट पॉलिटिशियन पाकिस्तान में है वो। आसिफ अली जरदारी साहब हैं। नवाज शरीफ, मैंने कभी नवाज शरीफ साहब के साथ ना काम किया है ना इंटरेक्ट किया है, तो मेरे लिए उनके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ जो इज़्ज़त और वक़ार नवाज शरीफ साहब को इस कौम ने दिया, वो एक ही इज़ अ लकी मैन। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में क्या कहेंगे? नासिर हुसैन शाह साहब धीमे आदमी हैं, मीठे आदमी हैं, मज़ेदार आदमी हैं, मेरे भाइयों जैसे, बड़े भाइयों जैसे मोहसिन है। मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब का नाम मोहसिन है
अगेन उनसे मेरा ज़ाती रिश्ता है, एक बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते हैं और मेरे इमोशन है सबके इमोशन है वो। अच्छा मुझे बताएं कि ये हम तमाम तर चीज़ें जब हम देखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हो, मौके बेहतर हो, लेकिन वहीं पर हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूथ से, लेकिन ये जो यूथ है हमारी ये बिल्कुल डिट्रैक हो जाती है। इसमें आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा किरदार है? मेजर किरदार है, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जहाँ पे चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया जाता और बस बात कर दी जाती है और उसके ऊपर तो वो सारी गॉसिप क्रिएट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 8-10 सालों में ये ऑप्टिक्स ओरिएंटेड बहुत चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, जिसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारी नौजवान नस्ल जो है वो डिसुएड हो गई है उससे। तो अगेन मैं नौजवानों को यही कहता हूँ कि पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुल्क है और 50% मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ यूथ। तो हम नौजवान अगर ये बात को आज तय कर लें कि हाँ हमें वी हैव टू मेक थिंग्स हैपन, हमें चीज़ों को ठीक करना है, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमें रोक सके। तो सोशल मीडिया पर कम फोकस करें, सोशल इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सोशल मीडिया का मैंने इसलिए भी पूछा है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब सोशल मीडिया पर आप इतना एक्टिव नहीं होते या आप दूर रहना चाहते हो, वहीं पर कोई ऐसा रूमर जो है वो घूम रहा होता है कि ऐसा रूमर जो आपने सुना हो इतना वियर्ड हो आपको। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड, कोई ऐसा रूमर मैंने नहीं सुना। ये ज़रूर लोग कहते हैं, सुनता हूँ कि मैं अरबोंपति हो गया हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ढूंढ के दे दो ज़रा मुझे। तो वो वाला ही। अच्छा इसके अलावा लोगों को ये भी होता है ना कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अवॉइड करते हो, जो आप चाहते हो, मतलब आपकी पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी नहीं होता, लेकिन आप चाहते हो कि लोग चूँकि इस तरह की बातें कर भी रहे होते हैं तो इस चीज़ से अवॉइड करें। तो डरते किस चीज़ से यार ये वाली बात ना हो मेरे बारे में? मेरे ख्याल में सियासत में जब आप आते हैं तो डरना शरना जो है वो क्या, जो डर गया वो मर गया। कोई ऐसी बात होती है ना, जैसे कोई स्कैंडल आ गया, कोई अफेयर आ गया, कोई पिक्चर ऐसी आ गई, आप कोई बैठे हो पीछे से कोई लड़की जा रही हो, पिक्चर आ जाए कि अच्छा भाई, अच्छा पीछे से लड़की जा रही हो और तस्वीर आ गई तो वो हो जाता है ना कि अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, ये उनके साथ बैठी, इस तरह। तो इट्स पार्ट ऑफ सोशल मीडिया ना। तो कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो आप अवॉइड करते हो, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, एंकर्स हैं, वो कहती हैं कि भाई ये नहीं चाहिए हमें कि कोई ऐसी पिक्चर आ जाए या कोई ऐसा स्कैंडल हमारा जो है वो घूम रहा हो कि इसके साथ कुछ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने अभी बात की अरबोंपति, करप्शन के इल्ज़ाम लग जाते हैं, कब्ज़ों के इल्ज़ाम लग जाते हैं, या मुर्तज़ा वहाब साहब ने इतने पैसे पकड़ के ये काम कर दिया, तो इस तरह की कुछ चीज़ आ गया ना। हाँ, तो आप मुझे बताइए इसमें से कुछ एक चीज़ जो आप चाहते हो कि यार ये मेरे बारे में ना हो, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ गलत इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगना चाहिए, किसी के ऊपर ना लगे। गॉसिप से हमें रिफ्रेन करना चाहिए। गलत चीज़ करें आप बिल्कुल बताएं, अगर कोई गलत काम कर रहा हूँ बिल्कुल बताएं। बाकी ये है कि कहीं इवेंट पे आप जाएंगे, किसी जगह जाएंगे, किसी एक्टिविटी में जाएंगे, तो 10,000 किस्म के लोग होते हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, एंगेजमेंट होती है। इन चीज़ों की मैं परवाह नहीं करता। ठीक है। अच्छा कोई ऐसी सोशल ऐप जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? सोशल ऐप मैं ट्विटर बहुत यूज़ करता हूँ। मैं क्या VPN लगा के? जी, क्या करेंगे, मजबूरी है। बताएं, मैं आपको 2 नाम दूंगी, आपने बताना है आपको उनमें से सबसे ज़्यादा। पहले तो ये बताएं, खाना कराची का या लाहौर का? कराची जी। कराची। लाहौर की सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप गए हो और आपको पसंद आई हो? लाहौर की हरियाली मुझे अच्छी लगती है, इट्स ग्रीन। बाकी कराची है। कराची है। अच्छा जितना बड़ा लाहौर है साडा तो जौहर है। हाँ, तो पेट लाइन है ऐसा ही। हम तो उस दिन अक्सर ये बात कर रहे थे कि जितनी बड़ी मवेशी मंडी लग जाती है हमारे यहाँ, पूरा लाहौर आ जाए इसमें। अच्छा बताएं, निहारी या पाए? निहारी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। पुलाव नहीं पसंद? तो है, लेकिन आप प्रेफरेंस कह रही है ना। बीफ, मटन। कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? दोनों नहीं, पाकिस्तानी। देसी में क्या पसंद है आपको? कुछ भी आ जाए देसी में। मुझे वो रोटी चावल खाने का जो मज़ा है ना,
मतलब कॉन्टिनेंटल में कभी मजबूरी में खाना पड़े तो मेरा पेट मुझे लगता है भरा नहीं है, रोटी ज़रूरी है या चावल ज़रूरी है, कसक रह जाती है ना वो। ठीक है, आपने जैसे बता ही दिया है कि अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास अफ़गानी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें अफ़गानी खाना बहुत अच्छा मिलता है, अरबिक खाना है, प्रेफरेंस क्या है, अफ़गानी पुलाव या अरबिक कोई खाना हो? अफ़गानी खाना, कभी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो वहाँ जो अफ़गानी कढ़ाई वगैरह होती है ना मुझे बड़ी पसंद है, वो दुम्बे वाली जो होती है, मज़ा आता है खाने में। नमकीन गोश्त टाइप दुम्बा वहाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा। जी, तो थोड़ा लेट नाइट में जल्दी खाने की कोशिश करते हैं ताकि फिर हज़म हो पाए। बाकी अरबिक खाना नहीं पसंद, मुझे इरानियन खाना बहुत पसंद है। मैं कभी पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, मुझे मौका मिलता है और कहीं कोई इरानियन रेस्टोरेंट नज़र आ जाए तो मैं बड़ा खुशी खुशी खाता हूँ, खा लेते हैं। अच्छा अगर हम बात करें, खा लेता नहीं हूँ, शौक से खाता हूँ, शौक से। कराची के अलावा, क्योंकि मुर्तज़ा आप साहब एक बात कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि कराची कराची है, तो अगर कराची के अलावा हम पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड की बात करें तो कौन सा ऐसी जगह है जो आपको बहुत पसंद आई है? नथिया गली जो है मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि वो उसकी एक्सेस आसान है। वैसे सबसे हसीन जगह जो मैंने देखी है, मुझे शोगरान बहुत पसंद आया था, बट दिस वाज अर्ली 2000 में अपनी वालदा के साथ, फैमिली के साथ हम सब गए थे, तब तक इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ था। मैं अभी रिसेंटली फिर गया था 5-6 साल पहले, बहुत ज़्यादा रश हो गया था या बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया था, बट बैक इन दोज डेज बहुत ही हसीन थी जगह। इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई होती ना तो अच्छी होती है। अच्छा कोई ऐसा मुल्क जहाँ आप जाना चाहते हो जो आपका मतलब सोचा हुआ हो आपने यहाँ जाना है और अभी तक गए नहीं है? फ्रांस जाना चाहूँगा, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहूँगा, अभी तक गया नहीं है। अभी तक नहीं गए। और जहाँ जहाँ आप गए हैं, जिन जिन ममालिक में आप गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको पसंद आया बहुत ज़्यादा? मुझे इंग्लैंड बहुत पसंद है और बिलखुसूस लंदन बहुत पसंद है। उसकी वजह ये है कि मुझे उसका वेदर बहुत पसंद है कि मुझे हल्की ड्रिजल हो रही हो, वॉक करने में मज़ा आता है। दूसरी लंदन की ख़ास बात है उसमें कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर कि आप मुझे कहीं छोड़ दो, आप खुद ही वॉक करके चले गए और ट्यूब में आप चले गए। प्लस मैंने वहाँ तालीम के दिनों में वक्त गुजारा तो एक थोड़ी सी फॉन्डनेस है। तो मुझे यूरोपियन ममालिक जो हैं 8-9 ममालिक में गया हूँ वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं और उसके अंदर इंग्लैंड आई थिंक इज़। अच्छा म्यूज़िक का शौक है? जी। क्या सुनते हैं? गज़लें, हिप हॉप? नहीं, म्यूजिक की भी किस्म है, बट गज़लों की कैटेगरी का आदमी शायद मैं लगता नहीं हूँ। हाँ वही ना, लेकिन अक्सर जब भी आप सवाल करो ना किसी पॉलिटिशियन से तो वो आपको ये जवाब देता है मैं गज़लें सुनता हूँ। मैंने कहा पहले क्लियर कर लूँ कि गज़लें वाला सीन। मैं खुदा ना खास्ता इस तरह का नहीं हूँ। फिर ठीक है, मुझे बताइए किसको कौन है फेवरेट सिंगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है। कॉन्सर्ट देखा आपने? मैंने कभी लाइव कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया उसका, लेकिन गाने मुझे उसके बहुत पसंद हैं। आई रियली इन्जॉय लिसनिंग टू। मुझे मुस्तफ़ा ज़ाहिद जो मैंने आपको बताया ना, ये रोज़न बैंड का, इसका भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक लगती है। बट आजकल जो मुझे शौक़ हुआ है वो कोक स्टूडियो, उसके जो स्पेशली जो म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त। फ्यूजन से याद है शफ़क़त अमानत अली को अगर सुने गज़लों पे नहीं लेकिन दूसरे गानों पे तो अच्छा लगता है। अच्छा तो अब हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि आप शौकीन है म्यूज़िक के ना? म्यूज़िक मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। हाँ, नहीं मतलब लोग अक्सर कहते हैं ना हम म्यूज़िक नहीं सुनते, हमें बिल्कुल हम काम पे फोकस, वो वाला भी लोगों का होता है ना। तो मुझे बताइए कि अगर आप तो फिर अगर आपने म्यूज़िक सुना है तो आपने चाहत फ़तेह अली खान साहब को भी सुना होगा। सुना है आपने? हंसी बता रही है कि आपने सुना है। मुझे बताइए सबसे अच्छा उनका कौन सा गाना लगता है? अच्छा वो मेरे वो नेफ्यूज़ हैं यूएई में रहते हैं, वो बड़े फ़ैन हैं उसके, चाहते बार बार मैं उसकी वीडियोस दिखाती हूँ। तो मैं उन तीनों का नाम लेके भी कहूँगा ताकि वो भी खुश हो जाएं। इमाद, इहाब, ज़का, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट चाहत फ़तेह अली खान। तो चाहत साहब की चीज़ें बड़ी मुझे चाह से वो लोग दिखाते हैं और मज़ा आता है देखते। सुनते हैं आप? गुजारा कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, तो बंदा सुन ही लेता है ना। क्या लगता है आपको कि किस किस्म के इंसान है वो? हम मज़ेदार इंसान है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि है मज़ेदार वो। मतलब आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में इतना कॉन्फिडेंस हो जितना उनके अंदर है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगता है डिल्यूशनल है या कोई और है, मतलब जानबूझ के करते हैं या हो जाता है? नहीं, जानबूझ के करते हैं एंड ही इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इज़ बिकमिंग पॉपुलर।
अगर वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे होते तो मेरे ख्याल में आज ईद शो पे आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो इन चीज़ों को इसलिए करता है कि दे गेट द हाइप फॉर दिस, राइट। तो आपको रिकग्निशन इस वजह से मिल रही है, क्यों, जब वो देख रहे हैं कि उनको पदीराई मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, तो फिर और माशाल्लाह उस तरीके से करें। आगे भी आने, उनकी फिल्म भी आने वाली है। टिकटॉक देखते हैं? टिकटॉक कौन सी टिकटॉकर या कौन सा टिकटॉकर इसका कंटेंट पसंद है आपको? नहीं, इस तरह नहीं। वो वीडियोस आती हैं टिकटॉक की मेरे पास ना, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड होती हैं, तो उस तरह देखता हूँ। वैसे खुद मतलब TikTok पे स्पेशल नहीं। टाइम निकालते हैं? क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब आप फ्री बैठे हो, आप देख रहे होते हैं, अच्छा यार चलो ये एंटरटेनमेंट के लिए ये वाली ऐप सही है, तो उसके लिए आपको लगता है टिकटॉक सही है? टिकटॉक पे मैं हूँ नहीं, मैंने अभी तक गया नहीं, तो इसलिए बट फेसबुक और ट्विटर मैं यूज़ करता हूँ खुद, और वो देखता हूँ। अच्छा, सही लग रहा होता है। ठीक है जी, आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट KMC आपके अंडर आता है। हमने देखा कि इस ईद पर जो है उन्होंने कहा था कि अगर कुछ जो है वो मुकदमात भी दर्ज होंगे, अगर एलाइशें जो है वो पड़ी नहीं और इस तरह के मामलात हुए, इलाके में जो SHOs हैं वो ये तमाम तर मामला देख रहे होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम मुर्तज़ा बाब साहब से पूछेंगे, मुझे ये एलाइशों के मामले में बता दें कि आपको क्या क्या मुश्किलात होती हैं बकरीद पर? देखिए, बकरीद में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग आलाइश को नालों में फेंक देते हैं। उनका जो बकरे या गाय की जो बाकी रेमिनेंट्स होते हैं उसको हम अपनी नालियों में डाल देते हैं, तो आखिर में वो हमारी सेवरेज के निज़ाम को और ड्रेनेज को चोक करता है। तो एक तो मेरी गुजारिश शहरियों से ये है कि कुर्बानी का फरीज़ा आप सफाई निस्फ ईमान के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हुए करें, कुर्बानी करें, लेकिन प्लीज़ इसको मद्देनज़र रखें कि अपने निज़ाम को ख़राब ना होने दें। अगर आपके घर के पास, आपकी गली मोहल्ले में आलाइश पड़ी है, 1128 नंबर है हमारा हेल्पलाइन, कॉल करें, गाड़ी आएगी और आलाइश को उठा के ले जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है हमारी जानिब से ये, ताकि हम अपने शहर को साफ़ रख सकें। और हुकूमत को भी ज़िम्मेदार होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम शहरियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। फाइनेस्ट ईमान है और कुर्बानी एक इबादत है, तो आपने जब ये फरीज़ा अंजाम देना है तो तमाम तर चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि अपने घर को ही नहीं बल्कि आपका शहर भी आपका घर है, इसको साफ़ रखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना आप अपने घर के बाकी कमरों को या ड्राइंग रूम वगैरह को साफ़ रख रहे होते हैं। नंबर मौजूद है, हम हमेशा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि भाई हुकूमत ये काम नहीं करी, तो जो भी अच्छा इकदाम होता है उसको जो है वो फॉलो भी करना चाहिए और आगे फैलाना भी चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इट वाज सो नाइस मीटिंग यू। एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी एक दफ़ा फिर से हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।